हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मनु मैनिया स्टडी चैनल पे। मैं मनमोहन सिंह आप लोग का स्वागत करता हूं मौर्य वंश की इस दूसरे वीडियो में, जिसके माध्यम से जो राजनीतिक स्थितियां थी मौर्य वंश में हम उसको पढ़ेंगे। पहले वीडियो के माध्यम से हमने देखा था कि जो मौर्य वंश को जानने के स्रोत जो थे, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत, तो वो हमने देखा था कि किस प्रकार जो बौद्ध ग्रंथ थे, जैन ग्रंथ थे, उसके अलावा चाणक्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज का इंडिका, और पुरातात्विक अभिलेख में हमने सागौरा ताम्रपत्र, जूनागढ़ का अभिलेख, अशोक के अभिलेख, उसके माध्यम से मौर्य काल को समझने की एक विस्तृत जानकारी मिलती है, उसको समझा था। तो आज का जो हमारा वीडियो है, इसके माध्यम से जो राजनैतिक दशाएं रही मौर्य पूरे मौर्य काल में, या उसमें जो वंश में जो राजाएं आए, तो मुख्य तौर पर देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, और अंत में हम देखेंगे कि जो बृहदत्त आता है, जो मौर्य वंश का सबसे अंतिम राजा रहेगा, तो इनके बारे में पढ़ना है। यदि मौर्य काल के इतिहास को देखें तो यह काफी लंबा इतिहास लिए हुए है, जो 322 बीसी से लेकर 185 बीसी तक का टाइम पीरियड अपने अंदर समेटे हुए है। और इस क्रम में यह लगभग 140 वर्षों तक मौर्य काल का जो समय रहता है वो रहता है। तो उसी के बारे में यदि हम एक इसको पृष्ठभूमि के रूप में तैयार करें कि आखिर 322 को आधार क्यों बनाया गया, जब चंद्रगुप्त सत्ता पर आते हैं, तो उसमें यदि हम देखना चाहें तो जब सिकंदर की मृत्यु होती है 323 बीसी में, उसके एक साल बाद अर्थात 322 बीसी में आप जानते होंगे कि बेबीलोन की संधि हुई थी, और उसके अंतर्गत जो यूनानी राज्य थे उसमें भारतीय कुछ सीमा प्रांत क्षेत्र थे, उनको भी शामिल कर लिया गया था। और बाद में जब 321 बीसी में फिलिप की मृत्यु होती है, तो वहां पर जो भारतीय प्रांत थे उनको अलग निकाल दिया गया था, अर्थात जो बंटवारा हुआ था विजित प्रदेशों का, वह केवल यूनानी क्षेत्रों का हुआ था। तो एक आधार मिलता है। उसके अलावा जब हमने पढ़ा था कि निरंकुश शासक धनानंद को जब चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से मारता है, और उसके बाद एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करता है, जो भारत में पहली बार देखने को मिली थी। ना तो वैसा उसके बाद जो मुगल बादशाह हैं, ना तो उतना विस्तार कर पाए जितना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, और ना ही अंग्रेजों ने कर पाया। तो इस प्रकार एक बहुत बड़े विशाल साम्राज्य की स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। तो आज हम उस चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो पक्ष है, लगभग सारे पक्षों को देखेंगे जहां से प्रश्न बनते हैं। तो आइए सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य का जो टाइम पीरियड रहता है, शासन काल, तो 322 से लेकर 298 बीसी तक का समय रहता है। इसी के क्रम में जो मौर्यों की उत्पत्ति को लेकर के इतिहासकारों में मतभेद है, अर्थात किसी के माध्यम से मौर्यों को शूद्र बतलाया गया है, और कुछ लोगों के माध्यम से, कुछ ग्रंथों के माध्यम से इनको क्षत्रिय कुल का बतलाया गया था। तो उनमें यदि देखें तो जो जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ये मौर्यों को शूद्र मानते हैं। जिसमें से यदि बात करें विष्णु पुराण की, जिस पर कमेंट लिखा था, विष्णु पुराण पर कमेंट लिखने वाले रत्नगर्भ थे, और रत्नगर्भ ने बताया कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, यह नंद राजा के जो शूद्र पत्नी थी मूरा, उनसे ये उत्पन्न हुए थे, और बाद में जब ये मौर्य राजा बनते हैं तब ये मौर्य कहलाए। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा पहले भी कि जो विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस थी, क्षेमेंद्र का जो बृहद कथा मंजरी, और सेमदेव का कथा सरित सागर था, इसमें उनको चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न कुल अर्थात वृषल कुल का बतलाया गया था। तो ये भी जानकारियां मिलती है। उसके अलावा जो जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ है, तो जैन और बौद्ध ग्रंथों के मुकाबले देखा जाए तो ये दोनों इनको क्षत्रिय कुल के बताते हैं। हेमचंद्र जो जैन ग्रंथ से जुड़े हुए हैं, उनका परिशिष्ट पर्वन में यहाँ तक बतलाया हुआ है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, यह मोरों के गांव के जो राजा थे, उनके पुत्र के पुत्र थे, उनके पुत्री के पुत्र थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो आप ये भी जान सकते हैं। और बाद में ये जब राजा बनते हैं तब अपने टाइटल में मौर्य लगाते हैं। तो मोरों के गांव के होने के कारण इनको कहीं कहीं पर, तो ये मुख्य रूप से देखा जाए तो इनको बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ से जो प्रामाणिकता मिली है, उस कारण से इनको माना किया जाता है। तो ये जो शाक्य वंश के, शाक्य वर्ण के जो क्षत्रिय हैं, वो माना जाता है। तो याद रखेंगे इनको कि जो मौर्यों की उत्पत्ति है उनमें इतिहासकारों में विभेद है। यदि इनके प्रारंभिक जीवन को देखें कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रारंभिक जीवन कैसा रहा, तो वह काफी संघर्षों से भरा हुआ दिखाई देगा। जब यह अपने माता के गर्भ में थे तब इनकी पिता की मृत्यु हो जाती है, और उस क्रम में इनकी माता
पाटलिपुत्र आ जाती है और पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म होता है। जन्म के उपरांत इनको एक ग्वाला को सौंप दिया जाता है और ग्वाला भी कुछ समय के बाद जब ये किशोरावस्था में पहुंचते हैं तो जो ग्वाला था उसने एक शिकारी को बेच दिया। शिकारी को बेचने के बाद जब यह राज किलकम खेल खेल रहे थे किशोरावस्था में, तो उसी समय चाणक्य की मुलाकात इनसे होती है जब चंद्रगुप्त मौर्य राज किलकम खेल खेल रहे होते हैं। और उसी क्रम में जो चाणक्य थे उन्होंने इनके छुपे हुए गुणों को पहचाना और इनको तक्षशिला वाले क्षेत्र में ले जाकर के विभिन्न प्रकार के शिक्षाओं में पारंगत करवाया और अंततः धनानंद से युद्ध किया। जो देखेंगे कि बाद में आप पढ़े ही होंगे कि धनानंद को हरा करके जो विशाल साम्राज्य, तो ये जो उनके प्रारंभिक जीवन से कुछ कहानियां थी। इसके अलावा जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ में बहुत सारी रोटी और खीर वाली कहानी मिलेगी, तो वो सब अलग बातें हैं। इनके प्रारंभिक जीवन का यही है कि एक संघर्ष में प्रारंभिक जीवन रहा इनका। अब इनसे जुड़े हुए कुछ उपनाम को देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के कुछ और अन्य उपनाम भी हैं। वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आपको मिलेगा सेंट्रोकोस। सेंट्रोकोस जो है वो एस्ट्रोगो, एरियन और जस्टिस, ये जो है यूनानी लेखक है और इनके जो रचनाएं हैं, साहित्य है, उनमें चंद्रगुप्त मौर्य को एंट्रोकोट्स और सेंट्रोकोट्स कहा गया है। एंट्रोकोट्स देखे तो प्लूटार्क के रचनाओं में बतलाया गया है। और इसके साथ साथ एक याद रखिएगा एंट्रोकोप्टस, तो एंट्रोकोप्टस किसके रचनाओं में मिला है? तो एरियन के रचनाओं में। तो ये जो नाम है एंट्रोकोप्स, एंट्रोकोप्टस और सेंट्रोकोप्टस, तो ये जो यूनानी साहित्यकार थे उनके रचनाओं में जब चंद्रगुप्त मौर्य का उन्होंने वर्णन किया तो वहां पर चंद्रगुप्त मौर्य ना लिख करके ये सारे नाम दिए जो कि यूनानी नाम थे। और इन यूनानी नाम की जो पहचान सबसे पहले सर विलियम जोन्स, जो कि एशियाटिक सोसाइटी के अध्यक्ष थे कलकत्ता के, तो वहां पर देखेगा तो सर विलियम जोन्स ने सबसे पहले 1793 ईस्वी में इनका मतलब ये जो एंट्रोकोट्स, सेंट्रोकोस और एंट्रोकोप्टस बल्कि और कोई नहीं चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो इसकी खोज किसने की थी? तो सर विलियम जोन्स ने। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य को जैन ग्रंथों में याद रख सकते हैं कि विशाखाचार्य कहा गया है। तो विशाखाचार्य किसका उपनाम था? चंद्रगुप्त मौर्य का। किन ग्रंथों में बतलाया गया? जैन ग्रंथों में। अब देखते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल साम्राज्य का स्थापना किया वो किस प्रकार किया, किन क्षेत्रों को विजय करने के बाद इतना बड़ा साम्राज्य उनको प्राप्त हुआ था। तो सबसे पहले विजय अभियान को देखें तो इनका 317 बीसी से हमें दिखेगा। जो पंजाब में यूनानी शासक यूथिडेमस था और पंजाब में वो शासन कर रहा था वो यूनान का। सबसे पहले 317 बीसी में इन्होंने उसको हराया और पंजाब वाले क्षेत्र को अपने अधीन किया। उसके कुछ समय बाद, लगभग 2 वर्ष बाद 315 बीसी में आप जानते होंगे कि पोरस की सहायता से धनानंद को, आप देखिए जब धनानंद से युद्ध हुआ था तो उस समय चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता चाणक्य तो कर ही रहे थे, साथ साथ जो पोरस था जिसका उपनाम प्रवर्तक है वो भी कर रहा था। और उसके साथ साथ जो धनानंद का सेना नायक था, तो सेना नायक था सकटाल या भट्टसाल, तो ये भी उसके अपोजिट में था धनानंद के। और साथ किसका दे रहा था? चंद्रगुप्त मौर्य का। तो चंद्रगुप्त मौर्य के पास एक काफी देखिएगा तो बड़ी सेना हो गई थी और साथ ही साथ जो प्रमुख मंत्रीगण थे वो भी इनके साथ थे। और ये कारण था कि धनानंद को इन्होंने हराया और मगध पर विजय प्राप्त की। तो ये आप जानते होंगे कब हुआ? 315 बीसी में। लगभग 10 साल बाद 305 बीसी में सेल्यूकस निकेटर से संघर्ष एवं संधि। तो आप सेल्यूकस निकेटर के बारे में जानते होंगे कि सिकंदर के साथ भारत आए थे और उनके सेनापति थे ये। तो मूल रूप से जब सिकंदर भारत के विजित प्रदेशों को जीतने के बाद भारत से जा रहा था तो उसी क्रम में अपने विजित प्रदेशों का बंटवारा अपने सेना नायकों को उसने किया था और वहां के राजा के रूप में उनको रखा था। तो वहीं पर सेल्यूकस निकेटर को जो उत्तर पश्चिम का भाग था वो मिला हुआ था। बाद में जब सिकंदर की मृत्यु होती है तो ये जो सेल्यूकस निकेटर रहता है यह दूसरा सिकंदर बनने की कोशिश करता है और उसी क्रम में यह धीरे धीरे सिंधु नदी पर आ जाता है। लेकिन वह उस समय तक परिस्थितियां कुछ और थी, मगध प्रशासन चंद्रगुप्त मौर्य का चल रहा था। और 305 में देखिए तो जब ये सिंधु नदी तट पर आता है और ये चंद्रगुप्त मौर्य को इसकी जानकारी मिलती है तो इसकी सेना भी सिंधु नदी तट पर पहुंचती है और चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच एक बहुत बड़ा युद्ध होता है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य का विजय होता है और सेल्यूकस निकेटर हारता है।
युद्ध के परिणाम में युद्ध की संधि होती है और संधि में 4 बातें प्रमुख रहती है। वो कौन सी थी, तो इनको याद रख सकते हैं कि परिणाम में जो संधि हुआ तो सबसे पहले जो सेलुकस निकेटर की पुत्री थी हेलेना, उसका विवाह हुआ चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। दूसरा बात क्या था कि विवाह के क्रम में दहेज दिया गया 4 प्रदेशों को, 4 प्रांतों को चंद्रगुप्त मौर्य ने दहेज में लिया। वो कौन थे, तो सबसे पहला याद रखिएगा हेरात, कांधार, काबुल और मकरांतर। तो इनके यूनानी नाम भी आप याद रख सकते हैं। तो मैंने लिखा है हेरात को यूनान में एरिया बोलते थे, कांधार जो था अराकोसिया था, इसके साथ साथ जो काबुल था तो परोपनिषदाई के रूप में जानते थे काबुल को, और मकरांतर को जेड्रोसिया बोलते थे, आप सब लोग जानते होंगे। तो ये जो 4 प्रदेश थे ये किसको मिल गए, चंद्रगुप्त मौर्य को। और साथ ही साथ एक जो राजदूत था मेगास्थनीज, ये भी आता है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, ये जो संधि के परिणाम के तहत। उसके बाद देखें तो ये देखिए जो मेगास्थनीज है तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है। कब आता है, तो लगभग 305 बीसी में आता है, इसी समय जब ये युद्ध की संधि हुई थी। और इससे पहले यदि देखिएगा तो मेगास्थनीज कहाँ था, तो ये सिब्रिटियस, एक नाम याद रखिएगा, जो कि अराकोसिया का क्षत्रप या राजा के रूप में था। तो ये सिब्रिटियस के यहाँ पहले राजदूत था और वहां से उठ करके कहाँ आ गया, मेगास्थनीज, तो चंद्रगुप्त के दरबार में। और जो चौथा काम हुआ तो चंद्रगुप्त द्वारा 500 हाथी उपहार में दिए गए सेलुकस निकेटर को, ताकि आप पूर्वी एशियाई क्षेत्र में जाकर के अपना विजय प्राप्त कर सके। तो ये जुड़ते हुए थे। इसके साथ साथ न केवल उसने उत्तर भारत के हिंदू कुश पर्वत तक विजय प्राप्त किया चंद्रगुप्त मौर्य ने, उसके साथ ही साथ देखें तो जो पश्चिम भारत पर विजय है उसकी भी जानकारी मिलती है, जो कि हमें रुद्रदामन के जूनागढ़ वाले अभिलेख जो है उससे मिलती है। उस अभिलेख के अनुसार सौराष्ट्र प्रांत का गवर्नर था वैश्य गुप्त, या जो उसको वैश्य गुप्त बोलते हैं। तो जो वैश्य गुप्त था वो उसके मतलब वो गवर्नर था कहाँ का, गुजरात का सौराष्ट्र वाला प्रांत में। और वहां पर देखिए तो इसकी जो सीमा रेखा थी चंद्रगुप्त मौर्य की, ये वहां तक पहुंच जाता है गुजरात में। और वहीं पर पुष्यगुप्त वैश्य की सहायता से देखिएगा तो इसने एक सुदर्शन झील का निर्माण करवाया, किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो उसको याद रखेंगे। और साथ ही साथ पश्चिम के बाद देखिएगा तो यह दक्षिण के क्षेत्र में भी चंद्रगुप्त मौर्य की सेना कूच कर जाती है। और दक्षिण क्षेत्र के विजय की जानकारी जो मैसूर से प्राप्त अभिलेख हैं उनके आधार पर मिलती है। और इसके अलावा देखिएगा तो एक मामलूर नाम के जो लेखक हैं, दक्षिणी लेखक, उन्होंने भी जो कर्नाटक विजय का वर्णन है अपने पुस्तकों में किया है। और उसके अंतर्गत जो 2 वेल्लूर और एक मदुरा जिला था कर्नाटक के अंतर्गत, उस पर विजय की जानकारी प्राप्त होती है। कहाँ से, तो जो मैसूर के अभिलेख मिले हैं उससे। तो न केवल उत्तर भारत बल्कि दक्षिणी और पश्चिमी भारत में भी इन्होंने विजय पताका फहराया। और साथ ही साथ पूर्व में तो ये मगध साम्राज्य था ही। उसके बाद देखिए तो अंतिम समय में इन्होंने अपना जो गद्दी है अपने योग्य पुत्र बिंदुसार के तरफ है उनके संदर्भ में त्याग कर दिया। और उसी समय यह जैन ग्रंथ धर्म से प्रभावित होकर के भद्रबाहु के जो शिष्य हैं वो बन जाते हैं, जो कि महायान संप्रदाय से थे भद्रबाहु। और उनके साथ देखिए भद्रबाहु के साथ कर्नाटक के मैसूर जिले में एक श्रवणबेलगोला नामक स्थान है। और वहां के चंद्रगिरी पहाड़ियों पर संलेखना या संथारा विधि से अपने शरीर का त्याग कर देते हैं। तो ये जो चंद्रगुप्त से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारियां थी, इनके प्रारंभिक जीवन कैसा था, इनके उपनाम क्या क्या थे, सेंट्रोपोड्स, एंट्रोपोड्स, इनका विजय अभियान 317 से शुरू होता है और लगभग 305 के बाद जो 302 और 1 तक इन्होंने विजित प्रदेश को शासित किया था, तो उसको आप समझें। इसके साथ साथ जो अंतिम समय में देखा कि किस प्रकार काया क्लेश संलेखना संथारा विधि से उन्होंने अपना शरीर का त्याग किया, तो इनके बारे में कुछ प्रमुख विदेशी कथन है। जैसे आप देखिएगा कि प्लूटार्क और जस्टिन 2 ऐसे यूनानी साहित्यकार हैं जिन्होंने चंद्रगुप्त के बारे में बतलाया कि चंद्रगुप्त मौर्य युवा अवस्था में सिकंदर से मिला था। वो किस लिए, तो ये धनानंद पर आक्रमण करने से पहले जब सिकंदर भारत में एंट्री कर चुका था और
वो धीरे धीरे भारत के क्षेत्रों को जीत रहा था, तो उसी के संदर्भ में ये गए थे ताकि धनानंद को हराने के लिए सिकंदर हमारी साथ दे। लेकिन सिकंदर ने इनसे चिढ़ जाता है और इनको मारने के लिए अपने सेनाओं को बोलता है, लेकिन किसी तरह यह जान बचाकर भागते हैं। तो प्लूटार्क और जस्टिन के अनुसार मेन मुद्दा यही है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे और सिकंदर थे, उनकी मुलाकात युवावस्था में हुई थी। और जस्टिन का कहना तो यहाँ तक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य की सेना है उसको डाकुओं की सेना से संबोधित किया था। किसने किया था? तो जस्टिन। और उसके तहत इन्होंने बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख सेना थी और पूरे 6 लाख सेना से उन्होंने पूरे भारत को रौंद डाला, अर्थात पूरे भारत में विजय डंका को फहराया था। तो ये जो चंद्रगुप्त मौर्य से जुड़े थे। अब देखते हैं कि इनकी उपलब्धियां का जो भी उपलब्धियां रही उनका एक बार मूल्यांकन करें तो और जो हमारा जो थीम है, कंसेप्ट है, वो क्लियर होगा। तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य को एक साम्राज्य निर्माता के रूप में देखा जाता है। तो आप जानते हैं कि साम्राज्य निर्माता इनको क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि लगभग भारत के सभी हिस्सों पर इन्होंने मतलब जितना भारत का विस्तार चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था उतना न तो ये मुगल शासकों के समय पर हुआ और ना ही अंग्रेज के समय पर हुआ। तो एक यह बड़ी उपलब्धि बन जाती है कि जो साम्राज्य निर्माता था ये इनको माना जाता है। अगला देखें तो महान विजेता और मुक्तिदाता। मुक्तिदाता इसलिए और विजेता देखें तो इन्होंने बहुत सारे जो क्षेत्र थे उन पर विजय प्राप्त किया था। और मुक्तिदाता के रूप में देखें तो ये जो क्रूर जब धनानंद था, उसके अलावा जो हमारा डेमिकस था, यूथिडेमस को जो पंजाब में शासन कर रहा था, यूनानी शासक था, उससे भारत को मुक्त करवाया था। अर्थात जो विदेशी और यूनानी दासता था उससे भारत को मुक्त करवाया। और साथ ही साथ जो धनानंद जो कि एक क्रूर शासक के रूप में उस समय भारत में शासन कर रहा था मगध के क्षेत्र में, उससे भी मुक्ति दिलाई। तो इस कारण इनको मुक्तिदाता, एक कुशल प्रशासक के रूप में देखे। पहली बार जो केंद्रीकृत जब इनका हम प्रशासन पढ़ेंगे तो उसमें देखिएगा कि किस प्रकार अपने आप को केंद्र में रख करके और विभिन्न प्रकार के छत्र प्रणालियों का विकास करके ये धीरे धीरे अपने सेनाओं को टुकड़ों में बांट करके किस प्रकार से एक अच्छा और सुदृढ़ सैन्य व्यवस्था का निर्माण करते हैं, उसके बारे में पढ़ना है कुशल प्रशासक के रूप में। अगला देखिएगा तो लोक उपकारिता के कार्य। आप जानते ही हैं कि लोक उपकारिता के कार्य में चंद्रगुप्त मौर्य ने बहुत सारे राज्य मार्गों का निर्माण करवाया। साथ ही साथ खेतों को पटवाने के लिए जो सुदर्शन झील था उसका निर्माण कराया। बाद में उस झील का पुनर्निर्माण होता रहेगा, लेकिन निर्माण किसने करवाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। और इनका धार्मिक उदारता भी प्रसिद्ध है। वो इसलिए कि आप देखेंगे कि इन्होंने जैन धर्म को भी प्रश्रय दिया, खुद जैन धर्म को स्वीकार किया। और साथ ही साथ देखेंगे कि जो यौवन कन्या थी हेलेना, उसके साथ इन्होंने शादी भी किया। तो ये एक तरह से धार्मिक उदारता देखने को मिलती है। और वास्तुकला का विकास के रूप में हमने पहले भी बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र के कुसुमपुर या कुम्हरार में एक बहुत भव्य राजप्रसाद था जो कि वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना माना जाता था। तो ये जो थे चंद्रगुप्त मौर्य से जुड़े हुए, इनका शासनकाल 322 से लेकर 298 ईस्वी तक रहता है। और इनका अंत में देखिएगा कि योग्य पुत्र बिंदुसार के संदर्भ में गद्दी का त्याग करके संलेखना विधि से कायाक्लेश से इन्होंने शरीर का त्याग कर दिया। तो अब आते हैं हम लोग ये चंद्रगुप्त मौर्य से। आशा करता हूँ कोई भी पक्ष छूटा नहीं है, तो इसको आप नोट्स बना के रखिए। अब आते हैं बिंदुसार पर। तो बिंदुसार को देखिए तो इनका जो शासनकाल रहता है, टाइम पीरियड टेन्योर, तो 298 से 273 वर्ष, लगभग 24 वर्षों तक शासन किया चंद्रगुप्त मौर्य ने और 25 वर्षों तक शासन किया बिंदुसार ने। बिंदुसार के 2 पुत्र हुए थे, वो याद रखेंगे। बड़े पुत्र का नाम था सुशील और इनका जो दूसरा पुत्र था अशोक था। तो आप ये 2 नाम याद रख सकते हैं। ऐसे तो 100 भाइयों की चर्चा भी मिलती है बौद्ध ग्रंथों और जैन ग्रंथों से, लेकिन उतना हम नहीं देखेंगे। जो मेन है, इनके उपनाम को लेकर के बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं बिंदुसार से। तो आप ये याद रखेंगे, सबसे पहला उपनाम आपको मिलेगा बिंदुपाल। कौन सा? बिंदुपाल। और बिंदुपाल कहाँ पर मिलता है? तो कुछ चीनी ग्रंथ हैं, होची लिन, तो होची लिन में इनको बिंदुपाल कहा गया है। इसके अलावा जैन ग्रंथों में इनको जो बिंदुसार है सिंहसेन कहा गया है। साथ ही साथ पुराणों में इनको भद्रसार कहा गया है। और स्पेशल जो वायु पुराण है उसमें वारीसार मिलता है। तो ये आप याद करते चलेंगे। सिंहसेन किसमें कहा गया है? तो जैन ग्रंथों में। भद्रसार का इसमें कहा गया है पुराणों में। और वारीसार कहाँ बोला गया है? तो वायु पुराण में।
उसके साथ साथ अमित चेट्स, तो जितने भी यूनानी ग्रंथ हैं उनमें बिंदुसार को अमित चेट्स बोला गया है, और साथ ही साथ कुछ भारतीय संस्कृत ग्रंथ हैं उनमें इनको अमित्र घात बतलाया गया है। तो ये जुड़ते हुए उपनाम है बिंदुसार से, जो कि कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो आप इसको याद रखेंगे। उसके बाद देखें तो जिस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य को हमने देखा कि वो जैन धर्म के अनुयायी थे, ठीक इसके विपरीत देखा जाए तो जो बिंदुसार थे या आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे, जिसको वो मानते थे। तो आजीवक संप्रदाय को इनका मानने का कारण क्या था कि इनके दरबार में एक रहते थे व्यक्ति, पिंगल वत्स उनका नाम था। तो ये जो पिंगल वत्स हैं ये खुद एक आजीवक संप्रदाय के बहुत बड़े प्रणेता थे, और इनसे ये प्रभावित है कौन, बिंदुसार। तो इस कारण से देखिएगा कि आजीवक संप्रदाय का ये भी अनुयायी रहते हैं। इनका जो प्रमुख रहता है अर्थात सेना प्रमुख या महामंत्री के रूप में, वह कौन रहता है, खल्लाटक, जो कि चाणक्य के बाद आता है। तो चाणक्य भी हालांकि इनके साथ कुछ वर्षों तक रहे थे। और आप एक बात याद रखेंगे चाणक्य के रूप में कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर लगभग 16 राजाएं या जो उस समय मंत्री थे या जिसको हम उपमंत्री जो भी बोले, तो 16 प्रकार के मतलब राजाओं का विनाश करवाया था चंद्रगुप्त के सहायता के साथ। अर्थात चाणक्य और चंद्रगुप्त मिलकर के कूटनीतियों का प्रयोग करके 16 प्रकार के जो राजाएं थे उनको उन्होंने समाप्त करवाया था। तो इनके जो प्रमुख है, ये सब कंसेप्चुअल है, बस जानने रहिए, आता नहीं है कहीं। तो इनके प्रमुख को याद रखेंगे। इनके प्रमुख कौन थे, खल्लाटक, जो कि चाणक्य के बाद बने। आप देखिए जब 298 में इनका कार्यकाल समाप्त होता है चंद्रगुप्त मौर्य का, तो उस समय क्या होता है, जब संलेखना विधि के मृत्यु से प्राप्त करते हैं, तो उसके बाद चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद जो विद्रोह हैं वो धीरे धीरे कई जगहों पर देखने को मिलते हैं। तो वो विद्रोह होते कहाँ कहाँ पर हैं, तो सबसे पहले मिलेगा आपको तक्षशिला वाला क्षेत्र में, और यहाँ पर 2 विद्रोह होते हैं। और तक्षशिला का जो गवर्नर था, तो वहाँ जो बिंदुसार के बड़े पुत्र सुसीम थे, वो वहाँ के गवर्नर थे तक्षशिला के। और यहाँ पर 2 विद्रोह होते हैं, और दोनों विद्रोह किसके अपोजिट होते हैं, तो सुसीम के। तो पहला विद्रोह सुसीम के खिलाफ हुआ जिसको अशोक ने दबाया, और दूसरा विद्रोह भी सुसीम के विरुद्ध हुआ जिसको सुसीम ने खुद दबाया। तो आप ये याद रखें। अगला जो था उज्जैनी विद्रोह देखने को मिलता है। तो उज्जैनी में देखें तो जो वहाँ का गवर्नर था, तो दूसरा पुत्र अशोक जो थे वो वहाँ के गवर्नर थे, और वहाँ अशोक के कारण ही वहाँ जो विद्रोह था वो हुआ, और अशोक ने इसको दबाया था। उसके बाद एक नेपाल और एक खस का भी विद्रोह है। तो खस विद्रोह का ज़्यादा जानकारी नहीं मिलता है। नेपाल विद्रोह को भी अशोक ने दबाया, तो आप इसको याद रख सकते हैं। इसके साथ साथ ये जो बिंदुसार हैं, तो बिंदुसार और यूनानी शासकों के बीच कुछ संबंध रहा है, तो उसको एक बार देखें। तो सबसे पहले एथीनियस के अनुसार, नाम याद रखेंगे, एथीनियस के अनुसार सीरिया के शासक थे एंटियाकस, और ये एंटियाकस को थे कौन, तो सेल्यूकस निकेटर जो हैं इनके उत्तराधिकारी भी थे। तो आप यहाँ से 2 चीज याद रख सकते हैं। सीरिया के शासक कौन थे, एंटियाकस, जो कि उत्तराधिकारी किसके थे, तो सेल्यूकस निकेटर के। और यह जानकारी किसके तहत मिलती है, तो एथेनिशियन के तहत। एथेनिशियन के तहत सीरिया के शासक जो एंटियाकस थे, उनसे बिंदुसार ने 3 वस्तुओं का मांग किया। किसका, तो आप पढ़ते होंगे, मीठी शराब, सूखी अंजीर और एक दार्शनिक। लेकिन पहले वाले 2 मिल गए, और दार्शनिक के लिए इन्होंने मना कर दिया, बोला कि हमारे यहाँ वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है, ना कि इंसानों का। तो आप ये याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए, तो स्ट्रैबो के अनुसार ये जो एंटियाकस थे, एंटियाकस ने एक राजदूत भेजा डायमेकस को बिंदुसार के दरबार में। तो याद रखेंगे, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, और ये जो डायमेकस आया था बिंदुसार के दरबार में आया था। डायमेकस किसके यहाँ से आया था, तो एंटियाकस ने भेजा था, और जो से मेगास्थनीज था उसको निर्याकस ने भेजा था। तो आप इसको सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था, आप इसको याद रखेंगे। उसके बाद प्लिनी के अनुसार देखें तो जो मिस्र के तत्कालीन शासक थे फिलाडेल्फस, जिनको टॉलमी तृतीय भी बोला जाता है, इन्होंने भी एक राजदूत को भेजा था बिंदुसार के दरबार में, जो कि मतलब एक मैत्रीपूर्ण संबंध बना रहे यूनान और भारत के जो क्षेत्र थे उनके बीच। तो एक राजदूत के रूप में किसको भेजा था, तो डायनोसियस। तो यहाँ से 2-3 नाम इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। सबसे पहला आप याद रखेंगे मेगास्थनीज, किसके समय में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय।
भेजा किसने था? सेलुकस निकेटर ने। जो दूसरा था डायमेकस आया था किसके समय में आया था? बिंदुसार के समय में। भेजा किसने था? एंटियाकस ने। और जो तीसरा था जो हमारा मिस्र का तत्कालीन शासक फिलाडेल्फस या टोलमी द्वितीय, तो उसने किसको भेजा था? डायनोसिस को। और आया किसके दरबार में था? तो वो जो बिंदुसार था। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो ये जो चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार से जुड़े हुए जितने भी पक्ष थे उसको हमने आज के माध्यम से समझा, वीडियो के माध्यम से। तो अगले वीडियो में हम जो अशोक है तो पूरा अशोक को देखें तो मुख्य रूप से उनके अभिलेखों को पढ़ना है। यदि आप उनके अभिलेखों को समझ जाते हैं तो बस अशोक में और कुछ पढ़ना नहीं है। तो मैप के माध्यम से हम अशोक के अभिलेखों को समझेंगे। तो यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करके बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।